एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा पांडे, ढाका बांग्लादेश में भारत की सांस्कृतिक प्रतिनिधि व हिंदी भाषा शिक्षिका रही हैं। आज इनसे हम विशेष मुलाकात के तहत इनसे ढाका बांग्लादेश के हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर अपर्णा पांडे जी से। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। डॉक्टर अपर्णा जी, ढाका बांग्लादेश में ही जो हिंदी साहित्य के रूप में आपने वहाँ अलग जगाई और उस समय आप प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, तो इसके पीछे क्या संस्करण है? जब सर मैं भारत सरकार की तरफ से चयनित होकर के 2013 में ढाका पहुंची, उस समय वहाँ पर हिंदी का माहौल ना के बराबर था जी। मैंने छात्रों से पूछा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी रुचि के अनुसार मैंने वहाँ पर पाठ्यक्रम तैयार किया जी। और तभी 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चयनित होकर के उनकी पहली विदेश यात्रा ढाका की थी, तो भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ ढाका विश्वविद्यालय में एक हिंदी विभाग खोला गया। चूँकि मुझे भारत से केवल 2 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और उस समय मेरे आने का समय हो गया था 2013 से 15 तक के लिए। मैंने अपने दूतावास में अपने अधिकारियों से कहा कि मैडम मेरे जाने का समय हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी हिंदी विभाग को आपको संचालित करना है और अभी हम आपको रिलीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी आप यहीं पर रह करके पढ़ाएंगी। तो फिर मेरा समय और 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ढाका विश्वविद्यालय की नींव मेरे सामने ही रखी गई और 6 महीने में जब वह भवन बन करके तैयार हुआ, तब मैंने वहाँ पर पहला 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया और हिंदी विभाग की जो प्रथम कहना चाहिए शिक्षिका है, वह भारत की तरफ से मैं ही थी। मेरा पाठ्यक्रम में जितने भी छात्र थे, उस समय पहले ही साल में 56 छात्रों ने प्रवेश लिया। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की, खुशी की और गर्व की बात थी। चूँकि विश्वविद्यालय में चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन और अन्य भाषाएं पढ़ाई जाती थी, हिंदी का पहले केवल 3 महीने का पाठ्यक्रम था। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम मैंने ही वहाँ पर संचालित किया और वहाँ पर अधिकांशतः तो सायंकालीन कक्षाएं चलती थी, शाम को 5 से 7 तक, क्योंकि सभी विभागों में काम करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी थे, वो लोग वहाँ पर हिंदी सीखने के लिए आया करते थे। तो वह मेरा संचालन बहुत अच्छा रहा और वर्तमान में जो मेरा छात्र है वो आजकल वहाँ पर ढाका विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग संभाल रहा है और अभी वहाँ पर डिप्लोमा कोर्स भी उसने प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ढाका गए थे, आपके जो विभाग में गए थे, तो उनसे पहली बार आपकी मुलाकात का क्या संस्मरण है? जी, जब मोदी जी पहली बार ढाका की यात्रा पर गए चयनित होने के बाद, तो वहाँ से उन्होंने दूतावास से हिंदी विभाग का उद्घाटन भी किया। उस समय मुझे आदेश हुआ दूतावास से कि आप अपने छात्रों को लेकर के उपस्थित रहें। तो वहाँ पर 3 सांस्कृतिक केंद्र के छात्र थे और 3 ढाका विश्वविद्यालय के छात्र थे। मोदी जी ने वहाँ पर करीब 15-16 विभाग का उद्घाटन भी किया, उसमें एक हिंदी विभाग भी था। तो जब उन्होंने पूछा मेरे छात्र से कि क्या आपको हिंदी बोलना आता है, तो उस छात्र ने कहा कि सर केवल हिंदी नहीं, बल्कि मैडम तो यहाँ पर हमको गीता भी पढ़ा रहे हैं। यह देख करके और यह सुन करके मोदी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ये सुन करके भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी दोनों छात्राएँ हिंदी सीख करके और आकाशवाणी में अनुवादक के रूप में और मुख्य समाचार वाचिका के रूप में कार्यरत हो गए हैं। मोदी जी की प्रशंसा से मैं अभिभूत थी और मेरे छात्र भी और मेरे सारे अधिकारी भी बहुत अभिभूत थे कि यहाँ पर हिंदी की शिक्षिका अच्छा कार्य कर रही हैं। जब प्रधानमंत्री से आप पहली बार मिली, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जब दूसरे देश में जाते हैं, फिर वहाँ की अपने हिंदी भाषा की जो प्रशंसा होती है, तो वो पल आपके लिए कैसा था? वो सर निश्चय ही मेरे लिए गर्व की अनुभूति थी। मेरे छात्र कहते हैं कि मैडम हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि मोदी जी से हमारी मुलाकात होगी। मैंने कहा इसके लिए मुझे ईश्वर का धन्यवाद और आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम सबको इतनी जल्दी ये सौभाग्य मिला कि मोदी जी से हमारी इस तरह से मुलाकात हो सकी और उन्होंने आपके कार्य को अत्यधिक सराहा। वहाँ पर कुछ छात्रों ने हमारे प्रोजेक्ट कार्य भी तैयार किए थे, जिसको मोदी जी ने अपने हाथ में देखा और देख करके भी अत्यधिक प्रसन्न हुए, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता जो मेरे छात्र द्वारा बनाया गया और यही छात्र अंजय रंजन दास
जो अभी ढाका विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग को देख रहा है, संचालित कर रहा है, और अभी उसने वहाँ पर डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ कर दिया है। और अमृत बचन और ये बांग्लादेश अमृता प्रीतम, ये सभी प्रोजेक्ट कार्य मेरे छात्रों द्वारा ही बनाए गए, जिनको देख करके मोदी जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और सारे अधिकारियों ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। डॉक्टर अपर्णा जी, बांग्लादेश में हिंदी साहित्य के प्रति कैसा रुख है, क्या मानती है आप? उस समय तो सर बच्चे केवल भारतीय संस्कृति, दर्शन, भाषा के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदी साहित्य और दर्शन पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले उनके मुंशी प्रेमचंद पढ़ाया। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में बताया, और उसके उपरांत जो हमारे यहाँ के और अन्य साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों के बारे में भी मैंने उन्हें अध्ययन कराया। खास करके उनमें से अमृता प्रीतम या फिर अमृतलाल नागर, ये अन्य साहित्यकार पढ़ाए। मेरे छात्र इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें अपना भविष्य हिंदी में ही बनाना है, और मेरे समय से ही वहाँ से छात्र भारत में आकर के उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करके आज वे आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर अपर्णा जी, जब भाई भाषा अलग है, जब अपन दूसरे देश में जाते हैं तो हिंदी भाषा सीखने में उनको कैसी अनुभूति हुई? आपके जो स्टूडेंट थे जी, हालांकि वे हिंदी बोल तो लेते थे, समझ भी लेते थे, लेकिन उनको लिखना नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर हिंदी का कोई माहौल ही नहीं है। अधिकांशतः उनके घरों में सीरियल हिंदी के चलेंगे, शादियों में हिंदी के गीत गाए जाएंगे, लेकिन थिएटर में हिंदी की मूवीज़ नहीं लगती हैं। तो मैंने हिंदी सिखाने का एक अच्छा माध्यम मैंने ये भी तय किया कि हम सप्ताह में या महीने में एक दिन हिंदी फिल्म भी दिखाएंगे। हिंदी फिल्म भी हिंदी के प्रसारण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैंने महीने में, जब मेरे अधिकारियों ने कहा कि सप्ताह में तो नहीं, हाँ महीने में एक दिन दिखा सकते हो, तो वहाँ पर मैंने महीने में एक दिन हिंदी फिल्म दिखाने का भी कार्यक्रम शुरू किया, जिसे छात्रों ने बहुत सराहा, और हमारे जो अधिकारी थे दूतावास के, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, आपने वहाँ पुस्तक लिखी, क्या नाम था उसका? प्रियगल्प। प्रियगल्प जी। उस पुस्तक की जो भूमिका वहाँ के बांग्लादेश के स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट तो उसने लिखी, क्या है उसका संस्करण, सुनाइए आप। जी, मेरे पास मेरे ख्याल से उनकी उम्र रही होगी 50-55 साल के, और वो उस समय दर्शन से PhD कर रहे थे। तो हिंदी की कक्षाएं सायंकालीन भी होती थी और सुबह भी होती थी। तो उन्होंने उस समय प्रवेश लिया, और उन्होंने कहा कि मैडम हम दर्शन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं दर्शन का छात्र हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी। तो कोटा के एक साहित्यकार थे, उनकी एक बुक मैंने पाठ्यक्रम में लगाई थी। उसमें अधिकांशतः दार्शनिक कहानियाँ थी, और उन कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियाँ थी, उनके माध्यम से भारतीय दर्शन, जो अपने 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, उनसे संबंधित कहानियों के बारे में चर्चा होती थी। और सैयद मेहदी हसन साहब स्वयं भी वहाँ पर एक बांग्ला का समाचार पत्र निकालते हैं। तो मेरे ही एक छात्र ने, जो स्वयं समाचार पत्र भी निकालते थे और पब्लिशर भी थे, उन्होंने एक किताब ला करके दी कि मैडम आप इसका यदि हिंदी अनुवाद करेंगी तो आप बांग्ला अनुवाद करेंगी तो इस बांग्ला कहानियों के हिंदी अनुवाद से आपको बांग्ला जल्दी आ जाएगी। तो मैंने उन बांग्ला कहानियों का हिंदी अनुवाद वहीं रह करके किया। जो मेरे छात्र थे, मैंने उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप इसकी भूमिका लिखें। तो उन्होंने कहा कि अवश्य, मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं आपकी पुस्तक के ऊपर भूमिका लिख करके भेजूँ। तो मैंने उनको अपनी कहानियाँ लिख करके भेजी। करीब उस पुस्तक के लेखन में मुझे 1-1.5 वर्ष लगा, क्योंकि एक तो दूसरी भाषा की किताब थी, दूसरे वह लेखक जीवित नहीं थे, उनकी बिना पारिवारिक अनुमति के मैं उस किताब को पब्लिश नहीं करा सकती थी। अतः वहाँ वार्तालाप करते करते मेरे छात्रों ने इसमें बहुत सहयोग किया। उनके परिवार के लोगों से संपर्क किया, उनसे पूछा कि भाई हमारी मैडम इस तरह से इसको पब्लिश कराना चाहती हैं हिंदी अनुवाद करके, और आपके लिए गर्व की बात होगी। उनकी अनुमति मिली। उसके बाद फिर वो कार्य हुआ, फिर उन्हें भूमिका लिख करके भेजी, तो करीब 1-1.5 वर्ष में वो पुस्तक तैयार हुई। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, कितनी कहानियाँ थी जो बांग्ला की आपने हिंदी में अनुवाद किया उसका? उस पुस्तक में तो सर करीब 20 कहानियाँ हैं, लेकिन मैंने उसमें केवल 15 कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया है। उसमें जो आपने बांग्ला कहानियों की जो हिंदी में अनुवाद किया, उसमें क्या समाज के लिए संदेश उस कहानियों में छिपा है? अच्छा, वो कहानियाँ सर
बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित है, क्योंकि बच्चों की कल्पनाएं बड़ों से बहुत अलग होती हैं। जी। वो उन्हें आकाश में परियां दिखती हैं, पेड़ों पर जलेबियां दिखती हैं, उन्हें छोटे छोटे कहना चाहिए जो पशु पक्षी और जीव जंतु, जी जी, पेड़ पौधे से उन बच्चों को बहुत लगाव होता है। तो वो कहानियाँ बड़ों के चिंतन पर आधारित नहीं हैं। हमारे बच्चों का मनोविज्ञान कैसा होता है, वो कितने सहज और सरल होते हैं और प्रकृति के साथ कितनी जल्दी आत्मसात कर लेते हैं उसको, उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। यही उन कहानियों का मूल तथ्य है। और मैंने कोशिश की है कि मैं लेखक के उस चिंतन को अपने विचारधारा में समाहित कर सकूं, ताकि उसके लेखन में कोई बदलाव ना हो। जी। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, जब आप बांग्लादेश में थी, ढाका बांग्लादेश में, उस समय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने IFS अधिकारी भी भेजे कि वहाँ हिंदी साहित्य का कैसा काम चल रहा है। तो क्या देखा उन्होंने वहाँ, आपका कार्य जो देखा, जो आप हिंदी साहित्य के रूप में काम कर रही थी, तो क्या संस्मरण बताइए। सर, हर देश में सरकार अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए अध्यापक को भेजती है, तो मुझे भी उसी के अंतर्गत भेजा गया था। तो सरकार ये चाहती थी कि सरकार भाषा के लिए जो इतना पैसा खर्च कर रही है उसका प्रतिफल क्या आ रहा है। जी। और उस समय मेरा भारत आने का प्रोग्राम तय हो गया था। जी। तो मेरे बच्चे इस बात से बहुत परेशान थे कि मैडम आप चली जाएंगी तो अधिकारी आएंगे तो हम उनको क्या बताएंगे। तो मैंने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी कार्य किया है आप निश्चिंत होकर के उनको बताइए। और मैंने एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करवाई थी, ये सब तो थी। इसके अलावा विद्यार्थियों ने एक पूरी फिल्म भी तैयार की थी कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है, क्या देखा है, क्या सीखा है, वो सब मैंने उनको सिखाया। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनको तैयार कराए। और जब मैं अपने डायरेक्टर मैडम के साथ हर्षवर्धन श्रृंगला सर से, जो उस समय भारतीय राजदूत थे, उनसे मिलने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि ये बात आपको मुझे बतानी चाहिए थी, मैं अपर्णा जी को भी जाने नहीं देता अभी क्योंकि अभी अधिकारी आने वाले हैं और अभी 3-4 दिन बाद ही हमारा समारोह, वार्षिक समारोह भी होने वाला है। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छात्रों ने सब कुछ तैयारी कर ली है और यदि कोई भी दिक्कत होगी तो हमारी डायरेक्टर मैडम हैं, वो इनको सपोर्ट करेंगी। नए हिंदी गुरुजी आने वाले हैं, वो देख लेंगे और मैं उनको समझा दूंगी किस तरह से कार्यक्रम होने वाला है। तो जब वो 20 अधिकारी, जब वो IFS अधिकारी आए और उन्हें हिंदी विभाग और हिंदी विभाग के छात्रों की जब प्रस्तुति देखी तो इतने अधिक अभिभूत हुए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, हम जैसे उम्मीद कर रहे थे उससे तो बहुत अधिक अच्छा कार्य हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे छात्रों ने मेरे मेहनत को पूरी तरह सफल करके दिखाया है। आप वहाँ इतने साल रही, वहाँ आपने जो हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया, तो वहाँ जो आपके स्टूडेंट हैं वो आपको अभी भी याद करते हैं क्या? उनसे आपकी वार्तालाप होती रहती है? जी सर, आज भी उनसे लगातार वार्तालाप होती है। अभी जो मैंने आपको मैसेज भेजा है, जो यहाँ आने से 1 घंटे पहले उससे वार्तालाप हुई है। और मैंने उससे पूछा, मैंने कि ढाका विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का भी कार्य कैसे चल रहा है। तो उसने कहा मैडम, मैंने यहाँ पर 4 पाठ्यक्रम और नए संचालित किए हैं और जिसमें करीब 15-20 छात्र हर पाठ्यक्रम में हैं और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी तक कुल 73 छात्र यहाँ से पास आउट हो चुके हैं हिंदी विभाग से। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में हिंदी की प्रगति, हिंदी की तरक्की एक अच्छा संकेत है कि अगर हम लगातार इस तरीके से मेहनत से कार्य करेंगे तो निश्चय उसका हमें प्रतिफल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जो अनुभव रहा डॉक्टर अपर्णा जी, वहाँ की सरकार हिंदी की प्रगति के लिए क्या अवसर दे रही है? वहाँ की सरकार हिंदी की प्रगति के लिए, चूँकि ढाका विश्वविद्यालय में 14 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, तो वहाँ ढाका विश्वविद्यालय और भारत सरकार इन दोनों के वैचारिक सामंजस्य से वहाँ पर हिंदी के उत्थान के लिए कक्षाएं प्रारंभ की गई। और उनका मानना ये है कि चूँकि भारत हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, यदि अगर हम भारत की संस्कृति के, क्योंकि पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, अगर हम इसके साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो निश्चय ही हमको भी बहुत सहयोग मिलेगा। और बांग्ला और हिंदी के बहुत सारे शब्द मिलते जुलते भी हैं, इसलिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जब आप प्रथम बार ढाका में गई बांग्लादेश में, उस समय जब आपको हिंदी का ज्ञान उन बच्चों को कराना था, तो उस समय आपको कैसी मतलब कठिनाई आई, या मतलब उसको सरलता में कैसे लाई आप कठिनाई को? जी सर, जब आप कहीं पर पहली बार जाते हैं, खास करके मैं तो देश से बाहर पहली बार ही गई थी,
मुझे लगा कि यहाँ तो कोई बच्चे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ तो सब मेरे से उम्र से लगभग दुगनी उम्र के व्यक्ति हैं, जी। तो मैं इनको कैसे पढ़ाऊँगी। फिर मैंने उनसे जब बातचीत की और मैंने जाना कि भाई आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। प्रारंभ में मुझे बांग्ला समझ में नहीं आती थी, इसके लिए मैंने सबसे पहले तो अंक सीखे। हालांकि ऑफिस से मुझे गाड़ियाँ मिलती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो कई बार मुझे सार्वजनिक वाहन से भी जाना पड़ता था, ऑटो वगैरह से। तो मैंने कहा पहले तो अंक मुझे पता होने चाहिए, तो मैंने अंक सीखे। फिर मैंने वहाँ से विद्यार्थियों से मैंने वर्ण भी सीखे, क्योंकि किसी भी देश को आने के लिए वहाँ के वर्णों को जानना ज़रूरी है। अगर आप वर्ण पढ़ लेते हैं तो आप शब्द भी अपने आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो प्रारंभ में थोड़ी सी बातचीत में दिक्कत होती थी, लेकिन हमारे कई छात्रों को हिंदी बोलनी आती थी। वे भारत आकर के यहाँ पर कथक की नृत्यांगता थी, वो कथक सीख करके गई थी बिजुमार जी से। तो वो मैं जो बोलती थी उसका बांग्ला अनुवाद बांग्ला छात्रों को बता देती थी, और बांग्ला छात्र जो बोलते थे उसका हिंदी अनुवाद वो मुझे बता देती थी। धीरे इस तरह से कन्वर्सेशन शुरू हुआ, और इस तरीके से हम एक दूसरे को समझने और जानने लगे। डॉक्टर अपर्णा जी, भारतीय संस्कृति को ढाका के लोग कैसा जानते हैं, मतलब कैसे लेते हैं उसको? वे लोग भारत की संस्कृति को बहुत सम्मान देते हैं। खास करके जब 1971 के युद्ध का वो म्यूज़ियम जब मुझे दिखाने के लिए मेरे छात्र लेकर के गए रंजन दास, जहाँ पर हमारे सेना ने और हमारे सैनिकों ने 1971 के युद्ध में वहाँ का बहुत सहयोग किया था। तो वो उस फोटो को जब मैंने देखा, तो उस तस्वीर को कि जिस पर से वो नियाजी हस्ताक्षर कर रहे हैं समर्पण के, उसको देख करके मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति हुई। और इस बात को आज भी वो लोग मानते हैं कि यदि भारत हमारे साथ उस समय खड़ा नहीं होता तो बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका भी उसी तरह से शोषण और अत्याचार का शिकार होना पड़ता। तो इसलिए भारतीय संस्कृति के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। डॉक्टर अपर्णा, ये वहाँ की सरकार भारत के प्रति कैसा रुख रखती थी साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में भी वे भारतीय साहित्यकारों से बहुत प्रभावित हैं। खास करके मुंशी प्रेमचंद है, या क्या चाहिए मैथिली शरण गुप्त हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं। चूँकि वहाँ के लोग वीर रस को अधिक प्राथमिकता देते हैं, इसलिए वे श्रृंगार की अपेक्षा वीर रस की कविताओं को सुनना अधिक पसंद करते हैं। कक्षा में कई बार मैं कविताएं भी पढ़ाती थी, गद्य भी पढ़ाती थी। एक दिन मैं ऐसे ही सुमित्रानंद पंत की कविता पढ़ा रही थी। उस समय एक प्रोफेसर साहब आए जो जो कॉलेज में सोशल स्टडी के शायद प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा कि आज तक इतनी अच्छी कविता मैंने नहीं सुनी है। वो कविता थी, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। उस कविता को सुन करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा पांडे। इन्होंने ढाका बांग्लादेश में शिक्षिका रही, हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का इन्होंने वहाँ अध्ययन कराया। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारी। आपका बहुत बहुत आभार और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।